मॉर्निंग बच्चों। ये आज अपना जो 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया था विश्व के भूगोल का। आज अपन जो चैप्टर्स उठाएंगे उस चैप्टर्स का नाम है भारत का मानव भूगोल। जैसे कि आपका सबको पता है कि भूगोल है वो दो सेक्शंस में डिवाइड है। पहला सेक्शन था अपन उसकी 4 यूनिट्स पढ़ी। आज जो इस चैप्टर्स को अपन पढ़ेंगे उस चैप्टर्स का नाम है भारत का मानव भूगोल। जैसे कि शाखा ही अपन को क्या पढ़ना है, 12th में मानव भूगोल पढ़ना है। अभी अपन ने विश्व का मानव भूगोलों के बारे में चर्चा की। जैसे कि अपन आप किसकी चर्चा करेंगे, भारत के भूगोल की। ठीक है, चलिए भारत के भूगोल में जो पहला चैप्टर है, चैप्टर अपना ये आपकी बुकों में 11 हुआ और यूनिट 6 हो गया। ठीक है, इसमें जो अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था जनसंख्या, घनत्व, वितरण एवं उसका संगठन। इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण इस चैप्टर का अपना नाम है। चैप्टर का जनसंख्या वितरण। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये अपन ने पढ़ तो लिया है, जनसंख्या वितरण भी आपने पढ़ा दिया है, घनत्व भी आपने पढ़ा दिया, तो वो बच्चों अपन ने पढ़ा था किसके भूगोल की दृष्टि से, विश्व के भूगोल में पढ़ा था। अपन ने सारी चर्चा किसकी की थी कि कौन सा देश सबसे ज्यादा जनसंख्या में है, कौन सा देश सबसे जनसंख्या में पीछे है, कौन से देश की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ये सारी चर्चा अपन ने की थी। लेकिन आज हमको पढ़ना है वो क्या है, मानव भूगोल के भारत की चर्चा करना है। अपने भारत देश में इसकी स्थिति क्या है। शुरू करते हैं। पहला जो आता है अपना वो है जनसंख्या। यदि मैं आपसे कहूं कि जनसंख्या एक क्या है, मानव जनित संसाधन है या मानव संसाधन है, तो आपको ये कहना मेरे लिए कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि जो इस देश की जनसंख्या होती है सारी चीज उसके ऊपर निर्भर करती है, या तो वो मानवीय क्रिया हो या देश की आर्थिक क्रिया हो। आर्थिक क्रियाओं में, सामाजिक में और राजनीतिक स्थिति में सारी कौन भाग लेती है, जनसंख्या लेती है। इसलिए हम जनसंख्या को मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके मन में आ रहा होगा ये सब जनसंख्या तो हम जानते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली व्यक्तियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। जैसे कि अपन ने विश्व के भूगोल में हल्की चर्चा कर भी ली थी। ठीक है, तो ये जनसंख्या जो है ऐसी कभी कभार जनगणना भी होती होगी। जैसे कि जो भारत है अपना, इस भारत में जनसंख्या कितनी है, तो आपके मन में आ रहा होगा 70.5% टोटल जनसंख्या है इसकी। भारत में विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट है, अपन ने पहले भी चर्चा की थी, 17.5% जनसंख्या। यदि पूरी विश्व की 100 जनसंख्या है तो उसमें से 17.5 जनसंख्या किसके पास है, भारत के पास है। क्षेत्रफल की बात करें, भारत की हल्की सी जानकारी जान ले, इसलिए मैंने सब पढ़ना चैप्टर्स को आसान रहेगा। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल से 2.4% है। 2.45 भी मिल जाएगा आपकी बुकों में, इतना याद रखेंगे आप। 2.45% क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल यदि 100% है, 100 है तो उसमें से 2.4% क्या है, भारत के पास क्षेत्रफल है। और जनसंख्या कितने हुए, 70.5 जनसंख्या लिए हुए। इसीलिए इसे दुनिया में क्या जो जनसंख्या के हिसाब से क्या है, दूसरे नंबर पर आता है। और पहले नंबर पर आता है चीन, फर्स्ट पे आता है, और भारत सेकंड नंबर पर आता है। यदि अपन 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जो आंकड़े हैं वो 121 करोड़ है। भारतीय जनसंख्या कितनी थी 2011 के अनुसार, 121। यदि वर्तमान की बात करें तो आज वर्तमान में लगभग कम कहा जाता है, ऐसे सरकारी आंकड़े हैं कि 131 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है 2011 से अब तक। ठीक है, तो ये 2011 के आंकड़े हैं जो मैंने आपको साथ शेयर किए, और कितने थी 121 करोड़ जनसंख्या मानी जाती है। चलिए वो तो अभी आंकड़े इसकी जब जनगणना और हो जाएगी उसके बाद पता चल जाएगा आपके लिए कितने हैं। तो अभी यहाँ पर कितना देख के चलेंगे, तो 121 करोड़ जो जनसंख्या है भारत की।
अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जनगणना कौन करवाता है, जनगणना जो शब्द है किसका दायित्व है। अपने भारत में क्या है, दो प्रकार की, भारत में जो 7वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी, 7वीं अनुसूची 3 भागों में बटी है, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। 7वीं अनुसूची पढ़ी थी आपने 11th क्लास पॉलिटिकल में। तो 7वीं अनुसूची क्या कहती है, इनमें 3 प्रकार की शक्तियां हैं। जो जनसंख्या शब्द है वो किस सूची का विषय है, हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो जनसंख्या शब्द है ये जनसंख्या गणना है, जनसंख्या की गणना करवाती है, आप सब जानते हो सरकार जनसंख्या की गणना करवाती है। तो कौन सी सरकार, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार। यहाँ तो ऐसी सरकार चलती है, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार अपने मध्य प्रदेश में राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार कुछ अलग है। तो एक कौन सी सरकार को दायित्व दिया गया है भारतीय संविधान में कि जनगणना कराने का दायित्व इसके लिए सौंपा गया हुआ। तो चलिए उसकी कहानी देख लेते हैं, फिर इसकी कहां से उत्पत्ति हुई वो भी चर्चा कर लेंगे। तो भारतीय जनगणना है, भारतीय जनगणना, देखिए भारतीय जनगणना कराने का दायित्व है वो किसका विषय है, वो है संघ सूची का विषय है। जनगणना किसका है, संघ सूची का विषय है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर संघ सूची क्या होती है, तो इसके लिए संघ सूची को समझने के लिए आप जरा 11th क्लास में चलिए और वहां पे है 7वीं अनुसूची। ठीक है, 12 अनुसूचियों में से एक आपने पढ़ी होगी 7वीं अनुसूची। और इस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की शक्तियां हैं, एक राज्य, ये कहती है राज्य सूची के विषय है इसमें, एक संघ सूची के विषय है और एक समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, ऐसे कुछ नियम दिए हैं, अपन ने 11th में चर्चा की थी। तो संघ सूची का दायित्व का मतलब है कि जनगणना कराने का जो दायित्व है वो किसके लिए सौंपा गया है भारतीय संविधान में, तो वो केंद्र सरकार के लिए सौंपा गया है। राज्य सरकार है के लिए दायित्व नहीं दिया गया है जनगणना कराने का। जो जनगणना कराने का दायित्व है वो किसके लिए सौंपा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार तो केंद्र सरकार के लिए सौंपा गया है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि संघ सूची का विषय है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ अभी जनगणना जो शब्द आया है, जनगणना क्या अपन ने ही जनगणना करना शुरू किया था, क्या हम जब ब्रिटिश के उपनिवेशवाद में थे क्या वहां से भी जनगणना कुछ उत्पन्न हुई है, या जनगणना वहां से भी की। जब तक आप याद कीजिए मैंने जब आपको जनगणना वितरण घनत्व पढ़ाया था उसमें मैंने आपकी चर्चा की थी। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो के लिए। देखिए जो फैक्ट जो है वो फैक्ट बिल्कुल ऐसे के ऐसे आ जाते हैं एग्जाम पेपर में, और ऑब्जेक्टों में यहीं से ऑब्जेक्ट बनेंगे, फिर आप इन्हें ढूंढते रहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां से आए। ठीक है, भारत में नोट कर लीजिए से जनगणना, एक मिनट, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। किसके कार्यकाल में, 1872 में अपन स्वतंत्र तो हुए नहीं थे, किसके काल में हुई होगी, ब्रिटिश शासन के काल में। तो ब्रिटिश शासन में किसके टाइम पर हुई थी, तो वो था लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है, 1872 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। और उस टाइम कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड मेयो का। तो ठीक है, लॉर्ड मेयो के लिए भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जाता है। लेकिन यहीं तक नहीं बात थमी जनगणना कराने का, जिसने लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई थी ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिया कि इस आधार पर जनगणना कराई जाए, कब जनगणना कराई जाए, कितने वर्षों के अंतराल में कराई जाए, ऐसा इसने कुछ हमें विकल्प नहीं दिया। तो फिर 1881 में नियमित जनगणना कराई गई। नियमित जनगणना कराने का श्रेय जाता है लॉर्ड हैरिल्टन के लिए। इस ब्रिटिश के लिए आप याद भी रखेंगे, पॉलिटिकल्स में भी काम आता है लॉर्ड रिपन। आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे, इसने कुछ काम भारत में किए थे, उनका कोई आपसे पूछ लिया जाता है।
ठीक है। तो नियमित जनगणना कराना रेगुलर जो जनगणना कराने का श्रेय जाता है और लॉर्ड रिपन के लिए जाता है। मैंने बोला कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय तो लॉर्ड मेयो के लिए जाता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा था कि आप 10 साल में करवाइए, 5 साल में करवाइए या प्रतिवर्ष जनगणना कराना है, ऐसा इसने कुछ कहीं कहा था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराई थी वो लॉर्ड मेयो ने, लेकिन नियमित जनगणना कराने का श्रेय जाता है वो है लॉर्ड रिपन के लिए। ठीक है, आगे अपन इस वाले शब्द को और अच्छे से पढ़ेंगे, पॉलिटिकल्स में आएगा और आपने 11वीं क्लास में पढ़ भी रखा होगा लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जब 1881 से प्रति 10 वर्ष के बाद क्या होने लगी, जनगणना होने लगी भारत में। तो जब अपन आजाद हुए होंगे 1947 के, तो 1947 में फिर प्रथम बार स्वतंत्रता के प्रथम बार जनगणना कब कराई गई। क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1951 में होती है। ठीक है, कब होती है? 1951 में। जो स्वतंत्र भारत के 2011 की जनगणना है, यह आप याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की कौन सी थी और जनगणना भारत की कौन सी थी। जनगणना भारत की जनगणना के हिसाब से कौन सी जनगणना हुई 2011 में, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और स्वतंत्र भारत की जनगणना कौन सी थी, ठीक है, वो आपको याद रखना है। देखिए स्वतंत्र भारत की जो जनगणना थी वो 7वीं थी, जो आप याद रखेंगे 7वीं जनगणना थी। और जो 2011 की जो जनगणना भारत की जनगणना थी 1981 के हिसाब से वो 15वीं जनगणना थी। ये दोनों सब अच्छे से ध्यान रखें। जी है स्वतंत्रता की बात की थी तो 7वीं स्वतंत्रता की जनगणना थी 2011 और 2011 वाली, और जो पहली वैश्विक जनसंख्या थी जब 1981 की जनगणना हो रही है वो कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि चल जनगणना तो ठीक है, आपने इतने क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, हमें कुछ समझ में भी आ गया। अब इस जनगणना को कराने का दायित्व भी केंद्र सरकार के लिए दिया गया है। तो केंद्र सरकार के किस डिपार्टमेंट के लिए दिया है? केंद्र सरकार में तो बहुत से डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय है, रक्षा विभाग है, ऐसे बहुत से विभाग है, बहुत से डिपार्टमेंट है। तो ऐसे किस विभाग के लिए ये दायित्व दिया गया होगा? आपके मन में आ रहा होगा केंद्र सरकार हम कहां तक पढ़ेंगे सर, एक बात ये तो होना चाहिए ये डिपार्टमेंट इसका दायित्व या जिम्मेदारी जनगणना कराने की जिम्मेदारी निभाता है। तो देखिए जिसकी जनगणना कराने का दायित्व संघ सूची का विषय है, तो आप समझ चुके हैं। संघ सूची का मतलब है केंद्र सरकार करवाएगी। अब केंद्र सरकार के कौन से डिपार्टमेंट के लिए अहम जिम्मेदारी दी गई है, और वो दी गई है गृह मंत्रालय। कौन करवाता है ये केंद्र सरकार में? तो गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है भारत की जनगणना कराने का दायित्व। किस डिपार्टमेंट है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट। इसके लिए दायित्व दिया गया है कि जनगणना आप करवाइए, संघ सूची का विषय है। चलिए अब कोई जनगणना कराता है एक सर्वोच्च अधिकारी होता होगा। जैसे अपन कोई विभाग में जाते हैं, मंत्रालय हो गया, मंत्रालय में गृह मंत्रालय के बहुत से काम होते हैं। गृह मंत्रालय पुलिस विभाग भी संभालता है, तमाम गृह होम मिनिस्टर जो होता है, यदि कहा जाए तो शासन का क्या जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार का होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसके पास कोई एक अलग से विभाग बना दिया जाता है जिसमें जनगणना कराएगा। इस जनगणना कराने के लिए एक व्यक्ति के लिए दायित्व दे दिया जाता है इसके अंदर, और उस व्यक्ति को बोलते हैं अपन जो जनगणना आयोग। कौन करवाता है? तो जनगणना आयोग। जनगणना आयोग है, ये जनगणना कराने की जिम्मेदारी लेता है। और किसकी कौन से विभाग के ऊपर रहती है जिम्मेदारी? तो होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट, या आप कह सकते हैं गृह मंत्रालय के आदमी क्या दी जाती है? भारत की जनगणना कराने का श्रेय कराने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, श्रेय दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। जो गृह मंत्रालय होता है वो एक अधिकारी के लिए चुनता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जनगणना आयोग कह सकते हैं। और यदि आपने अपनी बुकों में लिखा होगा भारत का महापंजीयक,
ठीक है, सुना है ऐसा मूवी, उसी का नाम भी यही है, महापंचायत अधिकारी, इसको ही बोलते हैं जनगणना आयोग। ये जनगणना कराने का, आंकड़े जारी करने का, जनगणना करवाने कैसे टाइप में करवाना है, किस उद्देश्य, कैसे रणनीति बनाना है, ये सारे इसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, इतनी अपन समझ पा रहे हैं कि भारत की जनगणना। यहाँ से आपको 1 या 2-3 ऑब्जेक्ट बिल्कुल देखने को एग्जाम पेपर में मिलते हैं। चलिए और कुछ देखते हैं जनसंख्या, भारत की जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में। देखिए एक नीति आई थी, और उस नीति जो उसे बोलते हैं, एक पॉलिसी है जनसंख्या नीति। ये क्या होती है जनसंख्या नीति? इसकी पहले तो आप डेट याद रखेंगे, जनसंख्या नीति आई थी सन 2000। ठीक है, इसका क्या प्रावधान था? इसका प्रावधान था या इसमें कहा गया था जनसंख्या के बारे में, ठीक है, ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि भारत में इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है, तो एक कहीं ना कहीं हमें एक घातक परिणाम भी दे सकती है कि संसाधनों का, संसाधन लिमिटेड है, जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधनों पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो जनसंख्या नीति लेकर आए 2000 में, और भी इससे पहले आई थी, लेकिन जो फेमस मानी जाती है वो अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो जनसंख्या नीति 2000 में ये कहा गया कि 2045 तक जनगणना को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया, जो जनसंख्या नीति 2000 के तहत। आपसे पूछ सकता है, एक बार आया है एमपी बोर्ड में क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपको आंसर होगा 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब और कुछ देख लेते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में। देखिए कुछ हम जान लें कि भारत की, अभी मैंने बताया कि भारत की 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना कितनी बोली? 121 करोड़ के लगभग। ठीक है, अब इसमें जनसंख्या में पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 2011 की जनगणना में पुरुषों की कितनी संख्या थी, तो आप इतने आंकड़े याद नहीं रख सकते हैं। जब 121 में आपसे कहूं कि इतने कुछ आंकड़े पुरुषों के हैं, इतने पुरुष हैं और इतने महिला हैं, इससे अच्छा है कि आप इन पुरुषों और महिलाओं की संख्या को प्रतिशत में याद कीजिए, और प्रतिशत में ही एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। जो 2011 की जनगणना में पुरुष हैं वो 51.43% पुरुषों की आबादी है इस 121 करोड़ में। ठीक है, यदि 121 को 100 मान लें, क्या है, यदि पूरी जनसंख्या 100 है तो उसमें 51% जो है 51.47% पुरुष है। ठीक है, महिलाओं की प्रतिशत संख्या कितनी है? महिलाओं की और चर्चा कर लेते हैं कि महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 48.52%। जी, दोनों फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट है, अगली बार यहां से क्वेश्चन एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टों में पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कितने हैं, तो 51.47%। महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है? 48.52%। यदि 100 हैं तो 48.52% क्या है? महिला हैं, और पुरुष 51.47% है। कुछ और एक 2011 की जनगणना के बारे में और जान लेते हैं। तो 2011 की जनगणना है, उसका लिंगानुपात भारत का कितना है? भारत का 2011
जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का चलिए यहाँ तक सर हमें बात समझ में आ रही है। लिंगानुपात और शब्द को समझ लेते हैं कि चेक क्या होता है। देखिए लिंगानुपात की डेफिनेशन होती है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पर भारत में हमने पहले चर्चा की थी लिंगानुपात हर देश में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कहीं पुरुषों की संख्या पे निकाला जाता है, कहीं महिलाओं की संख्या पे निकाला जाता है। जो भारत में जनसंख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है महिलाएं, उससे हम लिंगानुपात निकालते हैं। कहीं अपन ने हजारों पे देखा था जहाँ प्रति 1000 लिखा है। कहीं अपन ने न्यूजीलैंड वाले देशों में चर्चा की थी तो 500 व्यक्तियों पर लिंगानुपात निकाला जाता है। इस अपन ने भारत के भूगोल में चर्चा कर चुके हैं इस बात की। जो भारत में जनगणना की जाती है, जो लिंगानुपात निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसके आधार पर क्या निकाला जाता है, लिंगानुपात निकाला जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 943। आपका आंसर कितना होगा, 943। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपोर्टेंट है। भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, चलिए जो जानकारी हल्की हल्की से अपन लिख रहे हैं, जो 2011 की जनगणना में से आपको 1-2 ऑब्जेक्ट 100% इसमें से आने की संभावना है। आप इन फैक्टों को याद रखें, या तो लिंगानुपात पूछ ले आपसे या फिर जनसंख्या घनत्व पूछ ले। चलिए उसकी और चर्चा कर लेते हैं कि 2011 की जो जनगणना है, जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, चलिए पहले इस शब्द को जानें फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखिए आपने यदि वो पहले उससे पहले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है जनसंख्या घनत्व। यदि एक प्रति वर्ग किलोमीटर पर, इसकी डेफिनेशन होती है प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले या रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। यदि एक रूम है उसमें 5 व्यक्ति रहते हैं, 1/1 का है, 1 स्क्वायर फीट में है, तो उसमें क्या होगा 10/10 का है। कह सकते जितने भी उसका स्क्वायर फीट है, जितना उसका क्षेत्रफल है, उसमें 5 रह रहा है तो उस रूम का क्षेत्रफल, उसका जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 5 होगा। ऐसे ही भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो उस व्यक्ति रहते हैं 382। जो बहुत इंपोर्टेंट है, ये लाइन आप याद रखें। कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पर। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 382 व्यक्ति औसतन रहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक अपन ने चर्चा कर ली। अब फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हो गए, उन्हें याद करने में आप भूल सकते हैं। देखिए जो अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है अपना 11वां चैप्टर है, भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व, इस टाइप का चैप्टर है। अब उसमें अपने क्या पढ़ना है कि जो जनगणना भारत की है, भारत की जनसंख्या है, जनसंख्या का एक मानवीय संसाधन है, क्योंकि मानव के जो भी देश हो उससे मानवीय गतिविधियां सबसे ज्यादा संचालित होती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो। ये सारी जो परिस्थितियां होती हैं मानव के द्वारा संचालित की जाती हैं, इसलिए हम इसे मानव संसाधन कह सकते हैं। चलिए और देखते हैं कि भारत की जनगणना कराने का श्रेय किसके लिए दिया गया है। तो भारतीय जनगणना कराने का श्रेय दिया गया है केंद्र सरकार के लिए। समवर्ती सूची में ऐसा प्रावधान किया गया है। समवर्ती सूची हमें कहाँ मिलेगी, सॉरी संघ सूची कहाँ मिलेगी, तो 7वीं अनुसूची में।
सातवीं अनुसूची में 3 है, आपने 11th में पढ़ी होगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो किस सूची का विषय है? संघ सूची का। यदि ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि जनगणना किस सूची का विषय है, और यदि 5वीं, 6वीं, 7वीं अनुसूची, तो आपका आंसर होगा 7वीं अनुसूची का। ठीक है, जो भारत की जनगणना है वो संघ सरकार के लिए सौंपा गया है और कुछ आर्टिकल्स के आधार पर दिया गया होगा। चलिए मैं भूल गया था यहाँ आधार, तो आप ध्यान रखेंगे 246 धारा के अनुसार। ये 246 जो धारा है, ये धारा संघ सूची की जो धारा 246 है वो एक प्रावधान देती है कि भारत में जो संघ सरकार होगी उसके लिए दायित्व होगा कि भारत की जनगणना करा। ठीक है जी, आपको याद रखें। किस भारत केंद्र सरकार तो बहुत है, लेकिन केंद्र सरकार में किस डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर क्या दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, तो आपका आंसर होगा गृह मंत्रालय के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्रालय किसके लिए चुनता है? इस विभाग के लिए जनगणना कराने का दायित्व किसको सौंपता है? तो वो सौंपता है जनगणना आयुक्त के लिए। एक जनगणना आयुक्त नियुक्त करता है, उस जनगणना आयुक्त भारत में क्या करवाता है? जनगणना कराता है। चलिए और देख लेते हैं, तो जनगणना भारत में सबसे पहले कब कराई गई? तो आपका जवाब होगा 1872 में। सर आपने अभी बताया लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, लेकिन लॉर्ड मेयो ने ऐसा नहीं कहा था कि जनगणना इतने वर्ष में कराई जाए, इतने वर्ष में ना कराई जाए, ऐसा कुछ उसने प्रावधान नहीं दिया। फिर लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना कराने का श्रेय हम किसे देते हैं? तो भारत में जनगणना नियमित कराने का श्रेय देते हैं लॉर्ड रिपन देते हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कितनी थी? 7वीं जनगणना थी, और वैसे कौन सी थी? अपनी 15वीं जनगणना। ठीक है, कितनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार? तो आपका जवाब होगा 121 करोड़ औसतन। कितने पुरुष हैं? 51.47% पुरुष हैं, 48.52% महिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक आप समझ पाए। ठीक है, इन फैक्टों में से आप जो मैंने बोले हैं एक बार रिवाइज भी करवा दिया है, आप इन्हें बार बार देखेंगे या बार बार इसके लिए पढ़ेंगे तो ये आपको फैक्ट याद हो जाएंगे। और इन फैक्टों में से आप विश्वास मानिए 1-2 ऑब्जेक्ट क्या मिलते हैं परीक्षा में, बिल्कुल मिलेंगे। इसी फैक्टों में से 2011 की जनगणना के बारे में पूछ सकता है, और नहीं फिर ये संघ किस सूची का विषय है ये भी बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इससे आगे अपन अब जनसंख्या घनत्व वाले पढ़ेंगे, कुछ भारत के 5 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जिससे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, साक्षरता आगे ऐसी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे फिर जनसंख्या घनत्व को कितने भागों में बांटा है, भारत में कौन से जनसंख्या घनत्व क्षेत्र सघन है, ऐसे अपन ने विश्व के भूगोल में पढ़े थे। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो ऐसे हम भारत में भी पढ़ेंगे, जैसे कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है भारत का यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और उसके क्या कारण है कि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ कम है, उसके भौगोलिक परिस्थितियां क्या है कि वहाँ जनसंख्या कम है। फिर जनसंख्या को अपन ने भौतिक कोश वाले विश्व के भूगोल में पढ़ा था कि जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत में भी जनसंख्या का वितरण है, कहीं हमें अभी अपन देखेंगे इसको कहानी जमा कर, हम कहें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या ज्यादा है, सिक्किम में जनसंख्या कम है, मतलब कहीं ना कहीं हमें वितरण देखने को मिलता है। तो क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि जनसंख्या वितरण, क्या परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या कम और ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप इतना पढ़िए, जिस टॉपिक्स मैंने बताया इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे।